आज से शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की क्लासेस। ये हमारी पहली क्लास है। ऐसे ही हम मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ये शुरू होता है, हम जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से 1757 से स्टार्ट करेंगे 1947 तक। 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, वहीं से मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस कैसे आए, मतलब यूरोपियंस का कैसे इंडिया में आना हुआ था। तो 1451 की बात करें तो उस टाइम पे जो इंडिया के मसाले थे वो काफ़ी फेमस थे यूरोप में, लैंड रूट के जरिए जाया करते थे। स्पाइसेस का क्या रोल रहता था कि वो फूड को प्रिजर्व करने के काम आ रहा है, उससे फ्लैश भी प्रिजर्व करने के काम आता था, तो उसकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप में स्पेशली। उस टाइम पे टर्की में ऑटोमन एम्पायर थी। ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, रूट को ब्लॉक कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोपियन इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, तभी उनको मसाले मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने अब वो समुद्र के जरिए रास्ता खोजना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो इंडिया पहुंचने के लिए सी के द्वारा रूट को तलाश लेते हैं। फिर कोलंबस थे, कोलंबस स्पेन के थे, वो इंडिया को डिस्कवर करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में। 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे, उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था बाय क्रॉसिंग केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा ने इंडियन गुड्स के ट्रेड में 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। 3 बार वो इंडिया आए थे। जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे तो वो कैलीकट की पोर्ट पे, कैलीकट के जो जगह है वहां पे पहुंचे थे, जो केरल में है। कैलीकट के रूलर थे जेमोरिन उस टाइम पे। जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर रूल करती थी। विजयनगर एम्पायर के हेड थे इमादी नरसिम्हा। वास्को डी गामा के गाइड थे अहमद मजीद। तो ये कुछ बेसिक से कुछ मतलब बेस बनाने के लिए कुछ डिटेल्स हैं कि ऐसे यूरोपियंस का आना हुआ इंडिया में, क्यों वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए एक रास्ता खोजा था, उन्होंने कितनी प्रॉफिट कमाई थी। ये सब हो गया। ऑर्डर क्या है कंपनीज के अराइवल में, सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी इंडिया में, सबसे लास्ट में कौन सी आई थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार बन जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज आई थी 1498 में। और पुर्तगीज जो थे वो सबसे पहले इंडिया में आने वाले यूरोपियन कंपनी थी और सबसे लास्ट में जाने वाली। तो 1961 तक गोवा में पुर्तगीज इंडिया में स्टे कर किया था, उन्होंने इंडिया में थे। सबसे पहले आए पुर्तगीज और सबसे लास्ट में गए, 1498 में आए थे। उनके बाद डच आए थे। डच लोग जो हैं वो 1602 में आए थे। डच कहाँ के लोग हैं? नीदरलैंड के निवासी हैं। वहाँ के लोगों को डच पीपल बोला जाता है। फिर ब्रिटिश आए थे 1608 में। ब्रिटिशर्स के बाद डैनिश आए थे 1616 में। डैनिश जो है वो डेनमार्क के पीपल हैं। फ्रेंच आए थे 1664 में। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री, उनका हेडक्वार्टर, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन दिया जाता है। जैसे पुर्तगीज हैं, उन्होंने पहली फैक्ट्री कोचिन में खोली थी। पुर्तगीज का जो हेडक्वार्टर था वो गोवा था। डच ने पहली फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में खोली थी। डच का हेडक्वार्टर था पुलिकट। ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री थी सूरत में। ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर था कोलकाता। दानिश डैनिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो ट्रांकेबार में थी और उनका जो हेडक्वार्टर था वो सीरमपुर था। सीरमपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और ट्रांकेबार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में थी और उनका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में था। अभी हम देखें तो जैसे हमने अभी बात की ऊपर कि 1498 में वास्को डी गामा जो पहले पुर्तगाल्स के से थे, पहले थे जिन्होंने इंडिया इंडिया के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था। उसके बाद 1503, दिस इज नॉट 15, ओके, 1503 में उन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी कोचिन में। किसने? पुर्तगीज ने। सो पुर्तगीज में 1498 में वास्को डी गामा इंडिया अराइवल हुआ उनका। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचिन में खोली उन्होंने। 1505 में जो पहले गवर्नर थे उनके पुर्तगीज के, जिनका नाम था फ्रेंचिस्को डी अल्माइडा। फ्रेंचिस्को डी अल्माइडा, ही इज फेमस फॉर हिज ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ काम वाटर के नाम से भी जानते हैं। 1509 में जो गवर्नर थे गोवा के वो थे एल्बर क्विकी। एल्बर क्विकी को बोला जाता है कि ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। यहाँ पे जो पी लिखा है, दिस स्टैंड फॉर पुर्तगीज एम्पायर। एल्बर क्विकी के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। उन्होंने गोवा को कॉन्क्वेर किया था आदिल शाह से। आदिल शाह कौन थे? ये बीजापुर स्टेट के रूलर हुआ करते थे। इन्होंने इनसे गोवा को कैप्चर किया था, कॉन्क्वेर किया था 1510 में।
किसने? एल्बरक्यूकी ने। एल्बरक्यूकी ही ऑल्सो ट्राई टू बैन सती प्रैक्टिस। तो हमारे अगर हम पूरे मॉडर्न इंडिया की बात करें तो सती प्रैक्टिस को बैन करने के लिए जिन जिन लोगों का मेन हाथ रहा है उसमें एल्बरक्यूकी भी एक शख्स हैं जिन्होंने सती को बैन करने का काम किया था। इनके अलावा विलियम बेंटिक ने भी सती प्रैक्टिस को बैन करने के लिए काम किया था। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय तो है ही, उन्होंने तो सती प्रैक्टिस के लिए कितना कुछ किया है बैन कराने के लिए। एल्बरक्यूकी ने पहली फैक्ट्री ओपन, फर्स्ट फैक्ट्री तो पुर्तगीज की कोचिन में थी, बट एक फैक्ट्री एल्बरक्यूकी ने भी ओपन की थी। कहाँ पे? कर्नाटक में ओपन की थी इन्होंने, कृष्णदेव राय से परमिशन लेने के बाद। बैटल ऑफ स्वाले होता है 1611 टू 1612। बैटल ऑफ स्वाले होता है इंग्लिश और पुर्तगीज के बीच में, जिसमें इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं। इसके बाद अगर हम पुर्तगीज के बारे में कुछ चीजें, अगर हम मतलब कहीं से क्वेश्चन बनना होगा, ये भी ये चीजें याद रख सकते हैं कि कौन कृष्ण देव राय थे जिन्होंने एल्बरक्यूकी को परमिशन दी थी कि वो पुर्तगीज की जो फैक्ट्री है वो भटकाल में कर्नाटका में ओपन कर सकते हैं। पुर्तगीज वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में अपने साथ लेकर आए थे? हमारा जो तंबाकू कल्टीवेशन होता है ना, जिसको जहांगीर ने शुरू किया था, वो पुर्तगीज से ही आया हुआ है। गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर एक यूरोपियन आर्किटेक्चर है। जो ताज पैलेस होटल है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है मुंबई में, वो गोथिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था? गुटेनबर्ग जर्मनी ने इन्वेंट किया था, वो भी पुर्तगीज के जरिए। दे ब्रिंग दीज थिंग्स टू इंडिया। बैटल ऑफ स्वाले होता है, बैटल ऑफ स्वाले में इंग्लिश जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाते हैं। बैटल ऑफ स्वाले होने का रीजन क्या था कि क्यों आखिर ये लड़ाई हुई? इसका रीजन था इंटेंस ट्रेड कंपटीशन, बहुत ज्यादा ट्रेड का कंपटीशन था, इसलिए ये युद्ध हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डच जो है वो नीदरलैंड के लोग हैं, इन्होंने जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी शुरू की थी। डच का होता है बैटल ऑफ बेदरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना चाहिए हमें। बैटल ऑफ बेदरा 1759। बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, 1759 में हुआ था। ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए थे। बैटल ऑफ बेदरा का दूसरा नाम बैटल ऑफ चिंसुरा भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ जाता है कि बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या था। मैचिंग टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती है ना उसमें पूछ लेते हैं, तो हमें बस ये याद रखना है कि बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हुआ था। इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश एंड डच। डच दे हैव मोनोपोली राइट्स फॉर ओवर 21 ईयर्स, उनके पास 21 सालों तक का मोनोपोली राइट्स था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी इंडिया में। 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने मोनोपोली दिया था ट्रेड करने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, 15 ईयर्स तक का। 1600 की बात है। 1602 में पहला जहाज आया था इंडिया में। जो फर्स्ट शिप आया था वो ट्रेडिंग शिप नहीं था, पहला शिप आया था अंडमान एंड निकोबार की कोस्ट पे। अंडमान निकोबार में पहला शिप आया था। एंड जेम्स लैनचेस्टर आए थे, शिप था रेड ड्रैगन। ये कुछ बाहर की नॉलेज है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जहाज इंडिया की तरफ जरूर आया था। उन्होंने इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं की, इंडोनेशिया की तरफ वो जहाज चला गया था। 1608 में पहला ट्रेडिंग शिप आया था इंडिया में। ट्रेडिंग शिप में आए थे हेक्टर विलियम हॉकिंस, सूरत में आया था। फिर वो जहांगीर से मिले थे, उन्होंने परमिशन चाहिए थी फर्स्ट फैक्ट्री खोलने की जहांगीर से। 1608 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जहांगीर ने जो है परमिशन को डिक्लाइन कर दिया था। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। 400 मनसब दिए थे। किसका टाइटल दिया था उन्होंने? इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, टाइटल ऑफ इंग्लिश इंग्लिश खान का टाइटल उनको दिया था, प्लस 400 मनसब दिए थे। 400। तो ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश खान का जो टाइटल था वो किसने दिया था उनको? विलियम हॉकिंस को दिया था। इंग्लिश खान का टाइटल किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को। इसमें लिख नहीं पा रहे हैं। विलियम
हॉकिंस, ध्यान रखना, विलियम हॉकिंस को दिया था, H.A. हॉकिंस। तो ये बस ये एक थोड़ा फैक्ट वाली चीज है, ये हम याद रख सकते हैं कि विलियम हॉकिंस को दिया था इंग्लिश खान का टाइटल, किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ये थोड़ी फैक्ट वाली बात है। 1611 टू 12 में जैसे हमने बैटल ऑफ स्वाले पढ़ा था, बैटल ऑफ स्वाले किसके बीच में था, पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में था, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। 1613 में, अभी हमें याद रखना है, 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने खोल ली थी, पहली परमानेंट फैक्ट्री थी, मुगल्स के थ्रू परमिशन मिल गई थी उनको, फैक्ट्री खोल दी थी। मुगल कौन थे उस टाइम पे, जहांगीर थे। 1615 में ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिली थी जहांगीर से, ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए परमिशन लेने आए थे थॉमस रो, इंडिया आए थे। ठीक है, न्यू फोर्ट की बात करें तो मद्रास में न्यू फोर्ट खोला था फ्रेंचिस डे ने, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट खुला है बॉम्बे में, गिरेल्ड जुरेल्ड ओयंगियर ने। कोलकाता का फोर्ट जो ओपन किया था वो जोब चार्नुक ने किया था, फोर्ट विलियम उसका नाम था। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कोलकाता में जो फोर्ट था जोब चार्नुक, उसका नाम जोब चार्नुक ने ओपन किया था, उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री की बात करें तो 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री ओपन हो रही है। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, परमानेंट फैक्ट्री परमिशन मिल गई थी जहांगीर से। ठीक है, 1717 में जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे मुगल आ गए थे। अब 1717 की बात करें तो अब मुगल किंग कौन थे, फरुख शियार थे। फरुख सियार जब मुगल किंग थे तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था ड्यूटी फ्री ट्रेड, अभी ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिली नहीं थी। थॉमस रो जरूर आए थे परमिशन लेने ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए, बट उनको जहांगीर ने ग्रांट नहीं की थी। 1717 में फरुख सियार के टाइम पर फरुख सियार ने ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी गई थी। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को काफी सारी चीजें दी थी। फरुख सियार ने एक फरमान ऑर्डर किया था, फरमान था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा करके फरमान जो है उन्होंने दिया था, मैग्ना कार्टा। ये जो फरमान ऑर्डर किया था ये फरुख सियार ने किया था। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के लोग हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ब्रिटिशर्स को बेच दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर हैं कॉलबर्ट, मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच किंग। कॉलबर्ट जो थे ये लुई 14 के मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की को खोजा था, उनके फाउंडर हैं ये इंपॉर्टेंट है। थ्री एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, तीन एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। एंग्लो जो वर्ड है ना, एंग्लो वर्ड का मतलब ही ब्रिटिश है, कहीं पे एंग्लो वॉर आ जाता है, एंग्लो वर्ड कहीं पे भी यूज होता है, मतलब वो लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रही है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो उसमें हम थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश में 1763 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ये जो वॉर है ये खत्म हुआ था। ब्रिटिशर्स की साइड से जो जनरल थे वो आयरेकूट थे, फ्रेंच के जनरल थे काउंट डी लैली। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं उनके डिटेल में पढ़ लिया है कि उनकी कैसे शुरुआत हुई है, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी। ये डेट हमें याद रखनी है, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बिटवीन सिराज उद दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम थोड़ा सा ऐसे मतलब पीछे की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है पर आपका बेस बनाने में हेल्प करेगा, जैसे कि रीजंस पढ़े हम बैटल के, आखिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीजन क्या था। रीजन था कि मिसयूज हो रहा था दस्तक का, दस्तक होता था एक बॉर्डर पर, ब्रिटिशर्स को शो करना पड़ता था ताकि उन्हें पहचान कर ड्यूटी फ्री ड्यूटी फ्री जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सके। आइडेंटिटी कार्ड के जैसा एक चीज होती थी जिसको बोला जाता था दस्तक, अब उसका मिसयूज हो रहा था। दूसरी चीज बात करें तो फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन हो गया था, सिराजुद्दौला को बताया नहीं गया था। सिराजुद्दौला जो नवाब हैं बंगाल के, उनको बताया नहीं था फोर्ट विलियम के फोर्टिफिकेशन करने वाले हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किला बंदी, किले की बंदी कर दी गई थी। थर्ड रीजन अगर हम देखें बैटल ऑफ प्लासी के पीछे का तो वो है कृष्णा भल्ला। कृष्णा भल्ला जो थे ये सिराज उद्दौला के दुश्मन थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प ले ली थी तो सिराजुद्दौला का पसंद नहीं आया। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी।
घसीटी बेगम, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। तो कुछ चीजें थी, कुछ रीजंस थे कि क्यों बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। सिराजुद्दौला के टाइम पर जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी, और ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी कोलकाता में, कासिम बाजार में। कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं। अब अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदल दिया था, अली नगर नाम रख दिया था कोलकाता का, सिराजुद्दौला ने। तो ये चीज भी हम याद रख सकते हैं कि उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, अली नगर रख दिया था, अली नगर। अली नगर नाम रख दिया था कोलकाता का सिराजुद्दौला ने। ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजिडी को भी हम याद रख सकते हैं, सिराजुद्दौला के टाइम पर हुई थी ब्लैक होल ट्रेजिडी। ओके, ब्लैक होल ट्रेजिडी जो है वो भी सिराजुद्दौला के टाइम पर हुई थी। उसमें कहा जाता है कि 23 जो लोग थे 146 में से वही सरवाइव कर पाए थे। ठीक है। हमें एक चीज और याद रखनी है प्लासी के बारे में कि जो प्लासी है वो जगह कहाँ पर है। प्लासी जो है वो, प्लासी जो जगह है ये है नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पर है? नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है, भगीरथी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, बंगाल में। ठीक है, हमें चीज याद रखनी है। दूसरी चीज हम ये पढ़ सकते हैं कि जो नवाब थे बंगाल के, उनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम देख सकते हैं। जैसे कि सिराजुद्दौला, जैसे सिराजुद्दौला नवाब है बंगाल के, सिराज उद्दौला, ये नवाब है बंगाल के। कहाँ तक? 1757 तक थे ये। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये हट गए हैं। इनके बाद जो नवाब बने हैं वो बने हैं मीर जाफर। मीर जाफर बने थे सिराजुद्दौला के बाद नवाब। ये रहते हैं 1760 तक रहते हैं ये। 1760 के बाद ये भी हट जाते हैं। इनके बाद जो नवाब बनते हैं वो, इनके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। इनका टाइम पीरियड रहता है 1763 तक का। इनके बाद आते हैं, एक बार फिर से मीर जफर आते हैं इनके बाद। तो ये कुछ सीक्वेंस है कैसे उनके गवर्नर जनरल की, सॉरी गवर्नर जनरल की नहीं, बंगाल के नवाब की सीक्वेंस है कि पहले सिराजुद्दौला थे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 तक। उसके बाद मीर कासिम आते हैं। मीर कासिम जो नवाब बनते हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे होते हैं बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। तो मीर जाफर 1760 तक बनते हैं नवाब। मीर कासिम जो है ये 1763 में नवाब बनते हैं, 1763 तक नवाब बनते हैं बंगाल के। मीर कासिम ने क्या किया है, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की होती है मुंगेर तक। इनके टाइम में जो कैपिटल थी, अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जो कैपिटल चल रही है अभी तक, कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद है इनकी कैपिटल। सिराजुद्दौला की जो कैपिटल थी वो थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। ठीक है। अब मीर कासिम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मीर कासिम की कैपिटल है मुंगेर। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया है, मुंगेर में कैपिटल बना दी थी इन्होंने अपनी। अब मीर कासिम ने, मीर कासिम की कैपिटल मुंगेर है, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। इसके बाद मीर जफर एक बार फिर से नवाब बनते हैं बंगाल के। तो ये कुछ चीजें थी जानने के लिए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो अगर हम देखें, हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 23 जून 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रीजंस क्या थे वो हमने पढ़ लिया। प्लासी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, भागीरथी रिवर की बैंक पर है। सिराजुद्दौला के टाइम पर ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी जिसमें 23 लोग ही सर्वाइव कर पाए थे 146 में से। अलीनगर, कोलकाता का नाम चेंज किया था सिराजुद्दौला ने, अलीनगर उसका नाम रख दिया था। अगर हम नवाब बंगाल की बात करें तो उनका सीक्वेंस यही है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जफर है, फिर मीर कासिम है, देन अगेन मीर जफर है। सिराजुद्दौला की कैपिटल मुर्शिदाबाद है, मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्ट की थी मुंगेर में। ठीक है, अब पढ़ते हैं बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर की भी डेट याद रखनी है, इट वॉज 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। हेक्टर मुनरो वर्सेस सुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध,
शाह आलम टू मुगल हैं और मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। तो ये तीनों एक साइड हैं, हेक्टर मुनरो एक साइड है, इनके बीच में होता है बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर में हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। इसके बाद कुछ ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ठीक है, जब बैटल ऑफ बुक्सर होता है उस टाइम पे नवाब कौन थे, ये भी हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि उस टाइम पे नवाब कौन थे, मिर जफर थे। बैटल ऑफ बुक्सर के टाइम पर जो नवाब थे वो थे मिर जफर। मिर जफर नवाब थे जब बैटल ऑफ बुक्सर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, यहाँ पे साइंड हो रही है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है कब, 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में होती है। इट वॉज बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। it was between Robert Clive and Shah Alam II. रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम II, इनके बीच में साइंड हुई होती है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 16 अगस्त 1765। इट इज सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसका डेट याद रखना है, डेट इज 16 अगस्त 1765। ये साइन होती है सुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। फर्स्ट ट्रीटी साइन हुई थी शाह आलम II एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सेकेंड ट्रीटी साइन होती है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। ओके, तो हमें बैटल ऑफ बुक्सर के बारे में हमें ये चीजें याद रखनी है कि बैटल ऑफ बुक्सर कब हुआ था। बैटल ऑफ बुक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, बिटवीन हेक्टर मुनरो वर्सेस सुजाउद्दौला, अवध के नवाब हैं, एंड शाह आलम II मुगल हैं, मीर कासिम है नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में हुआ था। हेक्टर मुनरो जीत गए थे। इसके बाद मिर जफर उस टाइम पे नवाब थे। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ है 12 अगस्त 1765 में बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम II। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था 16 अगस्त 1765 में बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बुक्सर। ना एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो वर्ड का मतलब है ब्रिटिश, एंग्लो वर्ड जो है वो इंग्लैंड से आया है। मैसूर के हेड हैं हैदर अली। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हमें डेट के साथ याद रखना है। ट्रीटीज कौन सी थी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ लेते हैं, मैचिंग टाइप के स्टेटमेंट में जाती है, स्पेशली इन पीसीएस एग्जाम्स। 1767 टू 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। अब हो क्या रहा है, दो टीम्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट टीम में मैसूर है, मैसूर का दोस्त है फ्रांस। टीम 2 में ब्रिटिश है, कार्नेटिक है, ट्रेवेनकोर है। 1767 टू 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। हैदर अली की जो दोस्ती है फ्रेंच के साथ वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। मैसूर और कार्नेटिक की बाउंड्री फाइट्स होती रहती थी। हैदर अली जो है वो पहली लड़ाई में जीत गए थे। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हो रहा है, क्योंकि हैदर अली की फ्रेंच के साथ दोस्ती है, ब्रिटिशर्स को नहीं पसंद आ रही है। मैसूर और कार्नेटिक जो है उनकी बॉर्डर फाइट्स होती रहती थी। हैदर अली पहला वॉर जीत गए थे। 1769 में हुआ है ट्रीटी ऑफ मद्रास। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें याद रखना कि 1769 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। हैदर, अब क्या होता है ट्रीटी, ये ट्रीटी क्या बोलती है, ट्रीटी ये कहती है कि हैदर अली और ब्रिटिशर्स ने अलायंस बना ली थी एक। उन्होंने बोला था कि अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे ऊपर हमला करेगी तो हम दोनों मिलके सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब मराठास ने हमला किया, मैसूर पर हमला किया मराठास ने, तो ब्रिटिशर्स ने उनका सपोर्ट नहीं किया, ट्रीटी का पालन नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ था कि एक तरह से ट्रीटी का उल्लंघन हो गया था। दूसरी चीज ये है कि ब्रिटिशर्स ने माहे पर अटैक कर दिया था। माहे फ्रेंच का एरिया है, पौंडीचेरी वाला। और ये रीजंस थे जिसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है, इन रीजंस की वजह से।
फिर 1780 टू 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 1784 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसके पहले 1761 में भी एक बैटल हुआ है। इसके पहले की बात करें तो एक बैटल 1781 में भी हुआ है। 1781 में एक बैटल हुआ है, उसका नाम है पोर्टो पोर्टो नोवो बैटल। पोर्टो नोवो बैटल, ओके। पोर्टो नोवो बैटल में हैदर अली को डिफीट किया था आयरेकूट ने। ही वॉज डिफीटेड बाय आयरेकूट। हैदर अली को डिफीट कर दिया था। हैदर अली को डिफीट किया था आयरेकूट ने। इसके अलावा पोर्टो नोवो तमिलनाडु में एक जगह है, उसको बोलते हैं हम पोर्टो नोवो। तो इट वाज ऑल अबाउट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें हमें याद रखना है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन हुई है, 1784, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है देखते ही देखते। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है, ये ऊपर पहुंच गया है, इसको नीचे लिखे। ओहो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है 1792-92। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ओके। इसके अलावा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है 1790-92। 1792 में साइन हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। अब जो हेड है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कौन आ गए हैं, टीपू सुल्तान आ गए हैं। हैदर अली की डेथ हो गई थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, थर्ड में आ गए हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने साइंड हुई है, टीपू सुल्तान के टाइम पे साइंड हुई है थर्ड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। कौन है, टीपू सुल्तान। मैं जो आपको ये चीजें बता रही हूँ ये थोड़ी फैक्ट टाइप में बता रही हूँ। फैक्ट टाइप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो इजी रहता है याद करने के लिए। तो आप जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, जो क्रक्स है, वो आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं देख के, कि मतलब टाइमलाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीसीएस पेपर की बात करें तो वहां पे वो रहती है, जो हमारी सन रहती है, जो ईयर रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ईयर को डाइवर्ट करके पूछ लेते हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये हेल्प करेगी, टाइमलाइन हेल्प करने में, याद करने में हेल्प करेगी। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होगी, इस टाइम पे टीपू सुल्तान है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। 1788 में वेलेस्ले की सब्सिडरी अलायंस आ जाती है। सब्सिडरी अलायंस ये साइन करते हैं वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंस क्या थी, सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि अगर किसी भी इंडियन किंग को आर्मी की हेल्प चाहिए, किसी भी इंडियन किंग को ऐसा हो रहा है कि उसकी कहीं पे लड़ाई हो गई है और उसको उसके पास आर्मी की शॉर्टेज है, तो वो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले सकते हैं, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी उनको देंगे। बेसिकली सब्सिडरी अलायंस जो है एक जाल के जैसा था, धीरे धीरे उनको अपने कब्जे में लेने का एक तरीका था। टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस बनाने से रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था, उसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। फ्रेंच के रूलर थे नेपोलियन, जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, उनको लेटर लिखा टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगापट्टनम में क्या साइन हुआ, क्या लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। अब वेलेस्ले ने अटैक किया और टीपू सुल्तान हार गए थे और उस बैटल में उनकी डेथ हो गई। हैदर अली की डेथ हुई है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने वोडियार वंश के एक बच्चे को मैसूर का राजा बना दिया और उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी। दिस वॉज ऑल अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा वॉर से कंटिन्यू करेंगे, अभी तक का इतना ही था। जाते जाते हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं, जैसे कि किसको बोला जाता है। एक दो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग बताइए कि हु इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी। मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी के पायनियर, फाउंडर किसको बोलते हैं हम, टीपू सुल्तान को बोलते हैं। ये चीज याद रख लेना। टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं, हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान को बोलते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज एस्टेब्लिश की थी, किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। तो तीन चीजें याद रख सकते हैं कि मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले कौन है? टीपू सुल्तान है। टाइगर ऑफ मैसूर टाइटल किसका है? टीपू सुल्तान का है। फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज किसने ओपन की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। तो यहाँ तक एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा वॉर के बारे में बात करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैं इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दूं, थोड़ा वैसे टिल्ट मतलब थोड़ा खुद को मोल्ड कर लूं, वैसे पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, या आप लोगों को थोड़ा और डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट थोड़ी हो सके।